बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले क्वेटा बम धमाके की बात करते हैं। अब तक की इतला के मुताबिक और लोग शहीद हो गए हैं। जो लोग शदीद ज़ख्मी थे उनमें से कुछ लोग शहीद हो गए। तो अब जो तादाद है शोहदा की, अब तक जो रिपोर्ट हुई है वो 27 है और अभी भी कुछ लोगों की जान ख़तरे में। 50 से ज़ायद लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं जिन्हें अस्पतालों में पहुँचाया गया है। वज़ीर आला वहाँ पर जो बलूचिस्तान में है उन्होंने जाके विज़िट किया है ज़ख्मियों को और क्वेटा गैरिजन में नमाज जनाजा अदा की गई। आला फ़ौजी क़यादत भी वहाँ पे पहुँची है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में बढ़ते चले जा रहे हैं जो इंतहाई संजीदगी का तकाज़ा करते हैं। इससे पहले जब कत्ल किया गया था वहाँ पे दहशतगर्दों की जानिब से आम कारकुनों को, तो तब वज़ीर दाखिला ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसका बड़ा मजाक उड़ाया था लोगों ने और बहुत तनकीद हुई थी। मोहसिन नकवी ने कहा था कि ये सारे दहशतगर्द एक SHO की मार है। तो ऐसा नहीं हुआ। ना वो एक SHO की मार है और ना एक SHO के, ये पूरी रियासत को मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन हालत जंग में है और वज़ीर दाखिला समेत सबको होश के नाखून लेने पड़ेंगे। ये कोई सियासी जमात नहीं है जो आइन और कानून के अंदर रहकर लड़ाई करना चाहती है। जब कोई आइन और कानून के अंदर रहकर लड़ाई करना चाहता है तो फिर स्टेट का एक कांस्टेबल भी बहुत होता है। SHO तो बहुत दूर की बात है। फिर पूरी स्टेट जो है उसकी नुमाइंदगी कोई भी यूनिफॉर्म वाला आदमी कर रहा होता है। लेकिन जब दहशतगर्द जो स्टेट में मानते ही नहीं है, जो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, जो रियासत को तस्लीम नहीं करते, जब वो अटैक करते हैं तो फिर वो एक SHO की मार नहीं होता, वो फिर पूरा मुल्क हालत जंग में होता है और इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये लोग आइन और कानून के दायरे से बाहर रहकर काम करते हैं। अपनी होश करें, अपनी तवज्जो जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ से हटाएं जिनका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी पूरी तवज्जो होनी चाहिए पाकिस्तानियों की जान और माल की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसके लिए आपको ये अहम ड्यूटी दी गई है। अब इसमें ज़ुल्म खलीलदाद का एक स्टेटमेंट है। ज़ुल्म खलीलदाद जो है वो इम्पॉर्टेंस इख्तियार कर गए हैं इसलिए कि इससे पहले भी इस खित्ते के लिए रिपब्लिकन्स के दौर में वो खिदमात सर अंजाम देते रहे। बहुत मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमरीकी सदर बने तो ज़ुल्म खलीलदाद को दोबारा से इस रीजन में अहम जिम्मेदारियाँ मिल जाएँ। और ज़ुल्म खलीलदाद हर चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, हर चीज़ के ऊपर वो कोई ना कोई अपना रिएक्शन देते हैं। यहाँ पे उनका जो रिएक्शन है वो मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मुझे क्वेटा बम धमाके में दर्जनों जानों के ज़िया पर दुख है। मैं मुतासिरा ख़ानदानों से ताज़ियत करता हूँ और ज़ख्मियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। हालिया महीनों में होने वाले इस खौफनाक वाक़े और इसी तरह के कई हमलों में एक चीज़ बिल्कुल वाज़े करते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अपनी असली जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है, यानी पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ को कायम रखना और उसे बरकरार रखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बजाय इनकी तवानाइयाँ सर्फ हो रही हैं कहाँ पे? सियासी अमल में, अदलिया को कंट्रोल करने में और सियासी जोड़ तोड़ करने में। यहाँ तक कि ख़ुद को मईशत में भी दाखिल करने की कोशिशों में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट लग गई है और जो कुछ वो कर रहे हैं इसके नताइज हम देख रहे हैं। ये जनाब ज़ुल्म खलीलदाद का स्टेटमेंट है और पाकिस्तान से भी जो है वो लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं कि हमारी तवानाइयाँ या हमारी तवज्जो पाकिस्तान की जितनी फ़ोर्स है, जितनी हमारे पास फैसिलिटी है या जितने हमारे पास वसाइल हैं, बजाय उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुचलने के में इस्तेमाल करने के लिए या लोगों की आवाज़ को दबाने में इस्तेमाल करने के लिए लोगों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है इस किस्म का वाक़या। आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानी फोर्सेस को अल्लाह ताला कामयाबी देगा और इनसे निमटने की तरफ पूरी तवज्जो हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान अपनी मरकूज़ करेगी। अब आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ और है, पॉलिटिकल साइड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है, ये मैं आपके पास से आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले इंडिया ने इनकार कर दिया कि उनकी क्रिकेट टीम 2025 में, अभी जो साल शुरू होने वाला है, इसमें जो एशिया कप होने जा रहा है पाकिस्तान में, उसमें उन्होंने कहा जी हमारी टीम नहीं आएगी खेलने के लिए। इंडिया चाहता है कि उनकी टीम पाकिस्तान में ना आए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि उनकी टीम जाकर खेले, दुबई में मैचेस खेले, UAE में मैचेस खेले, पाकिस्तान में मैचेस ना खेले। और दूसरा एक और भी हरकत की भारत में, वो भी आपको बता देता हूँ। भारत ने ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और भी जगहों से लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए जो पाकिस्तानी नुमाइंदे हैं उनको वीज़े देने से इनकार कर दिया। आप भारत का रवैया देखें पाकिस्तान के साथ। इंग्लैंड पाकिस्तान में खेल कर गया और कई टीमें, न्यूजीलैंड पाकिस्तान में खेल कर गया और कई टीमें पाकिस्तान में खेल कर गई,
लेकिन इंडिया कह रहा है जी हमारी टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आएगी, नंबर एक। नंबर दो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की कॉन्फ्रेंस हो रही है और दुनिया से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन इंडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तानियों को हम वीज़े नहीं दें। अब तक तो उन्होंने वीज़े जारी नहीं किए, मैं जो खबर जहाँ से देख रहा हूँ। मामला ये है कि ये वही इंडिया है जिसके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पे नवाज शरीफ साहब थोड़े दिन पहले सदकेवारी जा रहे थे, जिनको सहाफ़ियों को स्पेशली बुला के नवाज शरीफ साहब जो है उनको खाने खिला रहे थे, उनको प्रोटोकॉल्स दे रहे थे, जिनका वज़ीर ख़ारजा जब पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सब उसके आगे पीछे जा रहे थे। एक तरफ जनरल बाजवा की ये ख्वाहिश थी कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में बुलाया जाए। अब आप इंडिया का रवैया देखें कि जहां उन्हें मौका मिलता है वो पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, जहां मौका मिलता है वो पाकिस्तान को जिच करने की कोशिश करता है, और हमेशा से वो ऐसे ही करते हैं। मैं कोई इंडिया से दुश्मनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं बराबरी की बात कर रहा हूं। कम से कम अपना स्टैंड तो लीजिए ना, अपने हक के लिए तो खड़े हो जाइए आप। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप ख्वाहिश का इजहार करें कि हमारे प्लेयर्स इंडिया जाकर खेलना चाहते हैं, हमारी दिली ख्वाहिश है, और वो कहें जी जाओ हम नहीं खेलते आपके साथ। आप पीछे चले जाते हैं उनके वजीर खारजा के आगे, जब आपका वजीर खारजा जाता है तो वो हाथ के इशारे से कहता है इधर निकल। ये तरीका तो नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान गो के एक छोटा मुल्क है, बेशक एक गरीब मुल्क है, बेशक पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं आज, लेकिन हम एक एटमी पावर है और यानी एक इज्जतदार कौम है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हुक्मरानों की वजह से हम इतना नीचे लग जाए। तो ये जनाब इंडिया का रवैया है। मियाँ साहब उनके सदकेवारी जाते हैं, मियाँ साहब कहते हैं जी मैं इनको सस्ती बिजली भी दूंगा, और वो आगे से हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अब मियाँ साहब और उनकी बेटी जनेवा में मौजूद है, और जो कुछ उनके साथ वहां पे हुआ ये हर उस शख्स के साथ हो रहा है जो पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती कर रहा है। देखिए होता क्या है, जब आप कमजोर को मारते हैं मारते हैं मारते हैं मारते हैं तो वो मार तो खाता है आपसे, लेकिन वो अपने मौके की तलाश में रहता है। जहां उसे मौका मिलता है ना, वो आपसे फिर बदला लेता है। हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को एक जेल की तरह बना दिया है पाकिस्तान के अंदर की अशराफिया ने। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त निज़ाम है वो इस मुल्क को एक जेल की तरह बनाकर रखा हुआ है उन्होंने। किसी शख्स को अपनी मर्जी की बात करने का हक ही नहीं है। जो शख्स जुबान खोलता है या चार लफ्ज लिखता है उसको उठा के जेल में डाल देते हैं। जो आज़ादी इज़हार राय की या रूल ऑफ लॉ की बात करता है या अपने हुकूक की बात करता है उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर लोगों को दबा के, जुल्म करके दबाया हुआ है, यहां पे पूरी तरह से लोगों को प्रेशराइज किया हुआ है। लेकिन यही प्रेशर जब उनके ऊपर से हटता है, जब वो ओवरसीज होते हैं या जब वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, 1 करोड़ से जायद पाकिस्तानी इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लगभग 1 करोड़। अब 1 करोड़ लोग मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के, तो वो पाकिस्तानी है ना, इन्हीं के बीच में से गए हुए। जब उनके भाई बंधुओं को, उनके रिश्तेदारों को, उनकी फैमिली के, उनके मोहल्लेदार, उनके दोस्तों को जब यहां पे परेशान किया जाता है तो उनको वहां तकलीफ महसूस होती है। फिर जब परेशान करने वाले उनके सामने वहां पे कहीं पे आते हैं तो वो फिर उनसे बदला लेते हैं। काजी फायद ईसा के साथ क्या हुआ? कौन आदमी है जो यूरोप की तेज तरीन जिंदगी में अपना काम छोड़े और अपना काम छोड़कर एक बंदे के खिलाफ एहतजाज करने के लिए पहुंच जाए? वहां सर खुजाने के लिए टाइम नहीं है, लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, लेकिन फिर भी लोग आते हैं और आकर अपनी भड़ास निकालते हैं। जैसे काजी फायद ईसा के खिलाफ आए, जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ आते हैं, जैसे और कोई लोग जब पहुंचते हैं बाहर तो उनके खिलाफ आते हैं। लोग रिस्क लेते हैं, उन मुल्कों में रहते हैं लेकिन फिर भी रिस्क लेते हैं, अपनी जॉब का रिस्क लेते हैं, अपने बाहर रहने का रिस्क लेते हैं, लेकिन वो अपनी भड़ास निकालते हैं इस बुनियाद पे कि वहां पे जमहूरियत है, वहां पे कोई रोक नहीं सकता, वहां पे कोई जुल्म नहीं कर सकता, वहां पे आज़ादी इज़हार राय है, तो अपनी राय का इजहार कर देते हैं। अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो निकले किसी जगह से, और निकलने के बाद अपने साथ, उनके साथ कोई लाओ लश्कर भी था, 2-3 गाड़ियां थी, तो ये जा रहे थे तो खातून ने वहां पे कैमरा ऑन किया और उन्होंने चंगी पली सुना दी पकड़ के, खास तौर पे मरियम नवाज को। अब कुछ लोग कह रहे हैं वो अपने इलाज के लिए गई हुई हैं, कुछ लोग कोई और कहानी बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा वैसा भी इनका बहुत सारा उन मुल्कों में है। पाकिस्तानी सियासतदानों का नॉर्मली होता है उन मुल्कों में पैसा, तो वो पैसा शायद मैनेज हो रहा है। सबकी अलग अलग कहानी है, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने पहले भी रखी हैं। लेकिन एक खबर और भी आई है कि शायद मरियम नवाज को, ये शाहिद असलम साहब ने खबर दी है, मैं उसे कंफर्म नहीं कर सकता अभी, अल्लाह करे ये खबर गलत हो, लेकिन जो शाहिद असलम साहब हैं उनका ये कहना है, अमेरिका में है वो, और उन्होंने भी खबरें दी थी, उसकी पादाश में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें टॉर्चर किया गया था, फिर वो छूट कर आए, फिर वो अमेरिका चले गए। तो जो शाहिद असलम साहब हैं
उन्होंने खबर दी कि शायद कोई थायराइड कैंसर है मरियम नवाज को, जिसका वो इलाज करवाने के लिए गालिबन गई। बाकी लोग जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं कि उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो सबकी अपनी अपनी बात है। अब कंफर्मेशन तो मरियम नवाज या उनके डॉक्टर दे सकते हैं कि एक्चुअली उनको प्रॉब्लम है क्या और किस चीज़ का इलाज करवाने के लिए मरियम नवाज साहिबा तशरीफ़ लेकर गई हैं, या इलाज का मामला है भी या नहीं है, या जो भी है चले। लेकिन वहाँ पे एक खातून निकल आई, उन्होंने कहा जी फार्म 47 की जाली वज़ीर आला है और ये जाहिल लोग हैं, इन्होंने कब्जा किया हुआ मुल्क के ऊपर, तो लोग अपनी भड़ास निकालते हैं। अब उसके बाद जनाब पाकिस्तानी इकट्ठे हुए और पहुँच गए उस होटल में जहाँ पे बाप बेटी ठहरे हुए हैं। अच्छा, एक अजीब चीज़ जो है वो चीफ सेक्रेटरी भी उनके साथ साथ फिर रहे हैं पंजाब के। भाई पंजाब के चीफ सेक्रेटरी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपकी इतनी लंबी सर्विस है, आप इज्जतदार आदमी हैं, आप किधर इनके पीछे पीछे जनेवा में भाग रहे हैं? यानी आप कोई ज़ाती मुलाजिम तो नहीं है ना, आप कोई घर के ज़ाती मुलाजिम तो नहीं है। एक खातून जो जाली फार्म 47 के ऊपर आई हुई है और वो वज़ीर आला बनने की अहल भी नहीं है, महर शराफत ने इनको वहाँ शिकस्त दी हुई है और ये सियासतदान है, इनके ऊपर करप्शन के बड़े भोंडे और अजीब इल्ज़ामात भी हैं जिनके जवाबात आज तक ये दे भी नहीं सके हैं। और आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, आपने पढ़ लिख के मेहनत करके बड़ी मुश्किलों से नौकरी ली थी मुकाबले में आके, और एक लंबी सर्विस है आपकी, आप हाथ बांध बांध के इनके पीछे पीछे चल रहे हैं यूरोप के उस मुल्क के अंदर। और जब लोग उन्हें बुरा भला कह रहे हैं तो आप कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी बगलों में झांप रहे हैं, कभी जेबों में हाथ डाल रहे हैं। बड़ा अजीब लगा मुझे। यानी ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ब्यूरोक्रेट बड़े इज्जतदार लोग भी होते हैं, बड़े अच्छे लोग भी होते हैं, बड़े शानदार लोग, ज़्यादातर लोग बड़े अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें अपनी इज्जत का एहसास होता है। लेकिन उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए कितनी शर्म की बात है कि उनका चीफ जो है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वो एक खानदान का ज़ाती मुलाजिम बन के उनके पीछे पीछे फिर रहा है। भाई चीफ सेक्रेटरी पंजाब का तो अपना एक प्रोटोकॉल होता है, और ये वहाँ लेने के लिए क्या गए हैं? यानी वहाँ जो पूरा पंजाब है वो स्मोक की लपेट में, लोग यहाँ पे जो है बेशुमार हज़ारों की तादाद में बीमार हो गए। मुल्तान के अंदर 850 तक AQI चला गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं 850। ये कितना जानलेवा है आप सोच भी नहीं सकते। लाहौर 450 से नीचे ही नहीं आ रहा। दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहर बन चुके हैं ये। डेंगू की वबा यहां पे फैल रही है और चीफ सेक्रेटरी भी निकल गए, वजीर आला भी निकल गई और उनके साथ कुछ और लोग भी निकल गए। तो मेरी समझ से बाहर है ये किस तरह से ये मुल्क चलेगा और कैसे ये सूबा चलेगा। ऐसा लगता है कि एक खानदान की जाती चाकरी के ऊपर पूरा का पूरा निज़ाम चल रहा है। बहरहाल जी, पाकिस्तानी जहां उनको ये लोग मिलते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और वो रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तानी पहुंच गए होटल में, वहां जाके उन्होंने देखा तो मरियम औरंगजेब उन्हें नजर आई, एक दो और लोग नजर आए। उन्होंने पाकिस्तानियों की वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अब वो करते ये पाकिस्तानी उसकी वीडियो बना के भेजते वजारत दाखिला में, जिनके पासपोर्ट कैंसिल कर दे, इनके घर वालों को तंग करना शुरू कर दो, इनके घर वालों पर चढ़ाई शुरू कर दो। ये नया तरीकाकार तो उन्होंने ढूंढा हुआ है। भाई वो जिन मुल्कों के अंदर है उधर पर्चा करवा के दिखाए ना इन पे। अगर तो वो लोग कुछ गैर कानूनी या गैर आईनी कर रहे हैं तो जिस मुल्क के अंदर वो मौजूद हैं वहां पे आप उनके खिलाफ दरखास्त देके तो मुकदमा दर्ज करके दिखाएं या आप उन्हें गिरफ्तार करवा के दिखाएं। ऐसा तो आप कुछ कर नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि वहां पे रूल ऑफ लॉ है। अब पाकिस्तान में क्योंकि रूल ऑफ लॉ है नहीं, तो यहां पे आप मनमानी करते हैं, उनके घरों पे छापे मारते हैं, उनके घरों का सामान तोड़ते हैं, शीशे तोड़ते हैं, टेलीविजन तोड़ते हैं, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी फैमिलीज को हरासा करते हैं ताकि वो लोग डर के वहां बाहर एहतजाज ना करें। तो इसलिए उनकी फोटोएं शोटोएं बनाते हैं ताकि नादरा को दें और पता करें कि ये बंदे कहां के रहने वाले हैं, इनके घर वालों को तो जाके तंग करें। तो पुलिस को इस काम पे लगाया हुआ है। अब या तो पुलिस से और सिक्योरिटी फोर्सेस से आप ये काम करवा लें, तो या फिर आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़वा लें। एक ही काम हो सकता है ना, सारा कुछ तो एक वक्त में नहीं हो सकता। इकोनॉमी की हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान इस वक्त चीन को एक मरतबा फिर दरखास्त कर रहा है कि 3.4 अरब डॉलर के जो कर्जे हमने आपसे लिए हुए हैं उन्हें रोल ओवर कर दें। अब ये पाकिस्तान फिर 2 साल के लिए रोल ओवर मांग रहा है और चाइना के लिए देना अब मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है। कभी इस तरफ जाते हैं, उनसे कहते हैं थोड़ा कर्जा दे दें, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। कल तो वज़ीर ख़जाना ने हाथ खड़े कर दिए, ना हमें कोई कर्जा देता है ना कोई रोल ओवर करता है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन हो गई है। IMF का वफ़द पाकिस्तान आने वाला है और उसने आने से पहले नई शराइत रख दी हैं कि जी फाइनेंसिंग गैप जो है वो आप पूरा करें, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है उसको आप पूरा करें। ये IMF ने नई शराइत रख दी हैं। अभी जब वो 11 तारीख से 15 तारीख तक के लिए आएंगे तो पता नहीं पाकिस्तान के लिए क्या खबर निकलेगी। हुकूमत सच बोलती नहीं है। अब या तो मिनी बजट इनको लाना पड़ेगा, अवाम के ऊपर नए टैक्सेस इनको लगाने पड़ेंगे। देखते हैं कि अवाम नए टैक्सेस के ऊपर किस किस्म का रद्द अमल देती है।
दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट डालने की कोशिशें अपने उरूज पे हैं। मैं चंद चीज़ें और फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुज़िश्ता चंद महीनों में मैं देख रहा हूँ कि अपने दुश्मन बाहर से ज़्यादा अपने अंदर तलाश किए हैं। इतनी लड़ाई गैरों से नहीं लड़ी जितनी लड़ाई उन्होंने अपनों से लड़ी है, और ये बात सच है। कभी नंद भाभी की लड़ाई, यानी कोशिश पूरे निज़ाम की ये है कि तहरीक इंसाफ जिसको कोई नहीं तोड़ सका, इतनी कोशिशों के बावजूद उसको अंदर से लड़वा दिया जाए और कमज़ोर किया जाए। कभी नंद भाभी की लड़ाई ले आते हैं बीच में, कभी बाइनस इमरान खान का फार्मूला ले आते हैं, कभी कहते हैं जी फलाना गद्दार है, फलाना कंप्रोमाइज़ है। देखिए, ये सारी बातें पूरी तरह गलत तो नहीं हो सकती ना। लोग कंप्रोमाइज़ भी होते हैं, बाद औक़ात लोग डर जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, लोगों में इख्तिलाफ राय भी होता है। देखिए, जब एक टीम होती है ना, तो एक टीम के अंदर सारे प्लेयर एक तरह नहीं सोचते। प्लेयर्स के अंदर इख्तिलाफ होता है, लेकिन वो सारे जीतने के लिए इकट्ठे खेलते हैं। अब अगर उस इख्तिलाफ को आप दुश्मनी में बदल देंगे ना, तो फिर कमज़ोर तरीन टीम से भी वो टीम हार जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह जमहूरियत भी है और आपस में इख्तिलाफात भी होते हैं, लेकिन उन इख्तिलाफात को दुश्मनी नहीं बनना चाहिए। मैं ये देख रहा हूं लगातार उसको दुश्मनी बनाने की कोशिश की जा रही है, और अगर ये इख्तिलाफात दुश्मनी में कन्वर्ट होते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ को किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अली अमीन गंडापुर, उनके तर्ज अमल से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गद्दार डिक्लेयर करना, बिल्कुल आप ये कहेंगे जी इसने इमरान खान से गद्दारी की, पीठ में छुरा घोंपा, ये चीज़ें मुझे नहीं लगता उस वक्त नामुनासिब होगी। इसका वजह यह है कि अगर ख्वाजा आसिफ और राणा सनाउल्लाह अली अमीन गंडापुर की बुराइयां कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कुछ तो है जो अली अमीन गंडापुर ठीक कर रहा है। मैं आपको फिर दोहरा देता हूं, अगर ख्वाजा आसिफ और राणा सनाउल्लाह अली अमीन गंडापुर की बुराइयां कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बंदा कंप्रोमाइज्ड है, ये बंदा मिला हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये बंदा इमरान खान को मार के खुद कुछ बनना चाहता है, अगर वो ये बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अली अमीन कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहा है जिससे उनको प्रॉब्लम हो रहा है, वरना वो कभी भी इसको टारगेट ना करते। याद रखिएगा कि ये निज़ाम उसी को टारगेट करेगा जो इनको अपने लिए खतरा महसूस होगा। अगर निज़ाम के साथ लड़ना है या निज़ाम से जीतना है तो यूनिटी की ज़रूरत होगी। अगर एक टीम मिलकर खेले तो वो कमज़ोर भी होती है तो जीत जाती है। जो टीम मिलकर ना खेल पाए, चाहे वो जितनी मर्जी तगड़ी हो, जितनी मर्जी मकबूल हो, जितनी मर्जी फेवरेट हो, उसके जीतने के लिए मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग कहते हैं जी कि इमरान खान की जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, तो ये बात तो कायदे आज़म के लिए भी मशहूर थी कि उनके पास भी खोटे सिक्के थे। डिपेंड करता है लीडर कौन है और वो कैसे लीड कर रहा है। कायदे आज़म भी एक बहुत बड़े लीडर थे और सारी अवाम उनके साथ थी। इमरान खान एक बड़ा लीडर है, अवाम की ताकत उसके साथ है। ये जो बीच में बहुत सारे लोग हैं, इन्हें शायद तारीख में याद भी नहीं रखा जाएगा। इनमें कोई इक्का दुक्का लोग होंगे जिन्हें लोग याद रखेंगे। तारीख सिर्फ लीडर को जानती है, या तारीख के अंदर वो लिखा जाता है जो आवाम सोच रही होती है। हकीकत तारीख के अंदर आती है। तारीख बाकी कैरेक्टर्स को याद नहीं रखती। तारीख हार और जीत को लिखती है और जीतने वाले की जीत की वजूहात लिखती है, लेकिन तारीख कभी भी ये जो छोटे मोटे कैरेक्टर बहुत सारे इधर उधर होते हैं, साइड स्टोरीज में तो आते हैं, लेकिन इनका कहीं तस्करा भी नहीं होता। तो इमरान खान लीडर है, पब्लिक उसके साथ है। मेरे ख्याल में ये यूनिटी कायम रहेगी तो शायद ये जल्दी अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ चीज़ें क्लियरली अनाउंस करनी थी, ये मुझे भी पता था। वो चीज़ें क्लियरली अनाउंस नहीं की गई क्योंकि कुछ चीज़ें मज़ीद हो रही हैं। मेरी जो नाकस इन्फॉर्मेशन है, मुझे जो क्लू मिले हैं 2-3, मैं उनकी बुनियाद पे आपको ये कह सकता हूँ कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चंद चीज़ों को होते हुए देखना चाहती है और वो फाइनल कॉल देने से पहले कुछ चीज़ों की असेसमेंट कर रहे हैं। अब वो चीज़ें किस तरफ जाती हैं और फाइनल कॉल कब आती है, ये आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।